जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों सभी 25 के 25 जीके के प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लेवल के बारे में बात करेंगे, क्या आज का लेवल आपका जीके का टफ रहा है या आपका ईजी रहा है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप लोगों में से जो भी लोग नए हैं, चैनल पे नए आ रहे हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, सेंटर पर जाकर क्वेश्चन को एकत्र करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड कराना पड़ता है। आपको वीडियो मात्र 10 मिनट का मिलता होगा, लेकिन इसके पीछे पूरे दिन का मेहनत होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 100 लोग में से मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर टेक्स्ट बुक पे आप पास नहीं लिए हैं तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पास ले लीजिएगा। हमारा कोड APJ जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिला है वो कि बैसाखी कौन से महीने में मनाया जाता है। तो बात करें दोस्तों बैसाखी का, तो बैसाखी का अर्थ होता है बैसाख माह का त्यौहार। यह बैसाख माह सौर मास का प्रथम दिन होता है। बैसाखी का ही अपभ्रंश है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत ही महत्व होता है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला भी लगता है। और बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहा जाता है। इस पर्व को दोस्तों विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। और बैसाखी प्रारंभिक रूप से वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में आपका मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो उसको देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है कि क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल का औसत जो ऊंचाई है आपका 10 से 12 किलोमीटर है। यह भी ध्यान रहे कि क्षोभ मंडल को दोस्तों ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल का निचला सबसे हिस्सा होता है। इस परत में आर्द्रता, जल कण, धूल कण, वायु, धुंध तथा सभी मौसम घटनाएं होती है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल का ऊंचाई पूछा था, तो आपसे 10 से 12 किलोमीटर दोस्तों आपका ऊंचाई होता है। इसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। इस परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु, धुंध सभी मौसम घटनाएं दोस्तों आपका शामिल होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों अखिल भारतीय एनआर से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो पांडुचेरी का दोस्तों मुख्यमंत्री पूछा होगा तो आपका दोस्तों एन रंगास्वामी हो जाएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो शायद दोस्तों किरण बेदी हैं। अगर किरण बेदी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ किरण बेदी हैं। इसके बाद दोस्तों आप सोच रहे होंगे पांडुचेरी तो एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री कैसे? तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, वहां पर विधानसभा भी होता है। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर दोस्तों आपका मुख्यमंत्री नहीं होता है। वहां का शासन दोस्तों कौन चलाता है? तो आपका LG चलाता है। ठीक है, LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का जो ये शक्ति होता है वो किसमें निहित होता है। तो दोस्तों भारत में संसद प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली का वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मंत्रिपरिषद का गठन का उल्लेख दोस्तों संविधान अनुच्छेद 74 में है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदार, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 और 75 दोनों दोस्तों आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बांग्लादेश के साथ कितना राज्य की सीमा लगती है। तो दोस्तों बांग्लादेशों के साथ साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो आपका असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय हैं और त्रिपुरा हैं। तो आपका कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के भारत के साथ सबसे ज़्यादा अधिक
किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तकरीबन 4000 किलोमीटर की सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इसके बाद दोस्तों आपका किस देश का सीमा साझा करता है, अगर मालूम है तो उसका ऑर्डर आप लिख दीजिएगा। जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भारत दोस्तों इन सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। उसमें बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा अधिक सीमा साझा करता है और तकरीबन 5 राज्य दोस्तों भारतीय राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए अगला को जो क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है, तो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग या इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी भारत सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1964 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया है और इस आयोग के गठन का सिफारिश सनाथम समिति के द्वारा किया गया था, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष पूछा गया था, तो वर्तमान में दोस्तों सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आपके प्रमुख हैं। तो अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं तो दोस्तों का सुरेश एन पटेल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रो का प्रमुख कौन है। रो का प्रमुख पूछा गया था दोस्तों, तब मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि गुप्तचर एजेंसी, रो क्या है दोस्तों आपका एक गुप्तचर एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। रो का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नेतृत्व कर रहे हैं सामंत गोयल का कार्यकाल, मतलब कि इसके जो अध्यक्ष हैं प्रमुख है कौन है, तो आपके सामंत गोयल हैं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और रो प्रमुख गोयल 1984 बैच के पंजाब गैडर के IPS भी रह चुके हैं। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामंत गोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था लेकिन अब वे 30 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो 30 जून 2023 तक आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इस जब तक के लिए आपके रो के जो प्रमुख होंगे या अध्यक्ष होंगे आपका कौन हो जाएंगे, तो सामंत गोयल जी हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन सबसे इजी प्रश्न पूछा गया था कि GST कब शुरू हुआ था, तो भारत में जो GST आपको बता दें दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को आयोजित समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे कौन थे, प्रणब मुखर्जी, और वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी इस समारोह में मौजूद रहे थे। इस तरह 1 जुलाई 2017 की रात को 12 बजे से GST है जो कि पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो आपसे यही पूछा गया था कि कब लागू किया गया था, तो 2017 1 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। GST का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स आपका फुल फॉर्म होता है, ये एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2022 में किस गायक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो बॉलीवुड के जो मशहूर सिंगर हैं दोस्तों आपका सोनू निगम को इस साल पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और गणतंत्र दिवस से पहले सिंगर को इस प्रकार सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और कुल 128 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना है। तो आपका सोनू निगम को दोस्तों 2022 में गायन के लिए पद्मश्री अवार्ड है जो कि आपका दिया गया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है मार्च 2022 में। तो मार्च 2022 में दोस्तों आपका क्या बना था, मार्च में क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि दोस्तों कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% कितना दोस्तों 33% आरक्षण देने का मंगलवार का घोषणा किया गया है। और पूर्वोत्तर राज्य में भारतीय जनता पार्टी IPFT सरकार की 4वीं वर्षगांठ के मौके पर यहाँ की एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो बिप्लब देब के प्रशासन ने राजनीतिक हिंसा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा सरकार की आय में दोगुनी हो जाएगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.3 लाख रुपये हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके जानकारी के लिए नहीं है, आपका यह है कि कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है, तो आपका 33% आरक्षण दोस्तों प्रोवाइड करा गया है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब के द्वारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या उद्देश्य होता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र में इन क्रियाओं को दोस्तों 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उत्पादन वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्यों में वृद्धि करने से है। उपभोग व्यक्ति या सामूहिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाना है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है मिल नहीं पाया है। अगर इसका ऑप्शन अगर आप में से किसी कोई जानते होंगे, डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो इसका जो ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आंसर जानते हैं तो आंसर भी बताने का
प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि सुंदरम बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों सुंदरम बालचंद्र संगीत वाद्य वीणा से जुड़े हुए हैं। तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों, तो वीणा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उन्होंने दोस्तों 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो उन्होंने कब दोस्तों आपका 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है अब तक। तो दोस्तों बात करें, भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलीट ने 38 स्वर्ण, 27 रजत, 36 कांस्य पदक जीते थे। यह पहली बार था कि भारत ने खेलों की मेजबानी की। केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में हुआ था और 1998 में कुआलालंपुर में पहला हुआ था। तो भारत ने दोस्तों अब तक एक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है। और दोस्तों 2022 में भी आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है। तो वो कहाँ पर हुआ है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में दोस्तों आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित हुआ है। 2018 में कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया में हुआ था। इसके बाद दोस्तों पहला एशिया में कहाँ हुआ था, तो कुआलालंपुर में हुआ था 1998 में। और 2010 में दोस्तों भारत में हुआ था, जो कि पहली बार हुआ था दिल्ली में। तो देख आपका ऑप्शन क्या आया था, एक आया होगा, तो एक ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि राष्ट्रमंडल खेल है जो कि भारत में आयोजित हुआ है। तो आप बताइएगा एक ऑप्शन था या नहीं था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 1840 में परमहंस मंडली कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1949 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। यहाँ 1840 नहीं 1849 हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था, तो महाराष्ट्र में दोस्तों किया गया था। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। इसके अलावा दोस्तों इसकी सभा में सदस्यों ने निम्न जाति के लोगों के द्वारा पकाए गए भोजन का ग्रहण किया और वे महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह में भी विश्वास करते थे। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1867 ईस्वी में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों किया गया था 1867 में। भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो आत्माराम पांडु जी के द्वारा महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार आरजे भंडाकर मुंबई में 31 मार्च 1867 को किया था। तो प्रार्थना समा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका पीएच मान दोस्तों 10 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यह क्षारीय है। इसका उपयोग पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान मतलब IIRS भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान है। इसे सुदूर संवेदन, भू सूचना एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु GPS प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया है। ये दोस्तों आपका कब किया गया था, 1966 में विकसित किया गया था। ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि चोल वंश के द्वारा मंदिर के लिए दान की गई भूमि क्या कहलाती थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा तिरुनमदुकनी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। क्या पूछा गया था, मंदिर दान की गई भूमि। इसके अलावा दोस्तों वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि। इसके बाद दोस्तों आपका ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। इसके बाद साला भोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदाना या तिरुनामट्टकुनी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। यह आपका यही पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों पलिचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोल समाज में एक मंदिर के उपहार में दी गई भूमि तिरुनमदुकनी कहलाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तमिलनाडु में तमिल सौर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पोंगल हो जाएगा। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये दक्षिण भारत में एक बहुदिवसीय हिंदू फसल उत्सव है। खासकर तमिल समुदाय में ये तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार ताई के महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। आमतौर पर यह 24 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका पोंगल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का मिला है जो पूछा गया था दोस्तों, हार्मोनी का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो हार्मोनी का जो सिनोनिम्स आपसे हो जाएगा सिमेट्री, यूनिटी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, कोहेरेंस, कॉन्स्टेंस और सिम्फोनी। आपका दोस्तों किसका सिनोनिम्स पूछा गया था, तो हार्मोनी का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका 25 के 25 जीके प्रश्न को डिस्कस किए जो कि दोस्तों मुझे प्राप्त हुए। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको
चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है और का PDF के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। लिंक इस PDF टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,